तो दोस्तों आज हुई 8 नवंबर 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खनन लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर बना सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि उन्हें राज्यपाल के दफ्तर की ओर से इस पर कोई संदेश नहीं मिला है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के वकील ने चुनाव आयोग को दूसरी बार लेटर लिखकर कहा था कि यह प्रक्रिया न्यायिक प्रकृति की है और इस वजह से उन्हें लेटर की एक कॉपी दी जाए ताकि उनके मौकिल को लेकर अनिश्चितता खत्म हो, क्योंकि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमन गिरी की जीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। बिना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए हुए राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी तक उन्हीं के हैं। बीजेपी को जनता वोट नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जीत उनकी ही हो रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज पहुंचे राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब बेईमानी होती है तो कोई असर नहीं पड़ता। लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल का यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। राज्य सरकार ने अदालत में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को गंभीर अपराध करार दिया है। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया है कि जब तक इस मामले में ट्रायल पूरा नहीं होता तब तक आशीष मिश्रा को बेल पर जेल से रिहा न किया जाए। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस 10% आरक्षण को वैध करार दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा है कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बढ़ते डेंगू मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है। इसके जरिए उन्होंने केंद्र से राज्य में डॉक्टरों की टीम भेजने की अपील की है ताकि राज्य सरकार को गाइड किया जा सके और लोगों की राहत मिले। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों हेल्थ इमरजेंसी की हालत है। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके कहा कि पश्चिम बंगाल में डेंगू का हालत कंट्रोल से बाहर जा चुका है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनका कथित सहयोगी आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन सकता है। दिनेश अरोड़ा ने सोमवार को कहा है कि वो मामले में सरकारी गवाह बनने पर सहमत है और अपनी भूमिका के बारे में सही जानकारियां देने को तैयार है। उसने बताया है कि मैंने सीबीआई जांच में भी सहयोग किया है और जांच अधिकारी के सामने सही बयान दिए हैं। आजम खान के परिवार को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पहले पिता आजम खान और माता तंजीन समेत अब्दुल्ला खुद जेल में रहे, फिर सपा नेता आजम खान की विधायकी चली गई। अब अब्दुल्ला आजम से रिकवरी की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को अब वर्ष 2017 से 2019 तक विधायक रहने के दौरान लिए गए वेतन और भत्ते के 65.68 लाख रुपए लौटाने होंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी को छोटा रिचार्ज बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल ने कोविड काल के दौरान तबलीगी जमात के बारे में कई भ्रांतियां फैलाई थी। आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अहमदाबाद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आपने तबलीगी जमात पर कोरोना संक्रमण को फैलाने का आरोप लगाया था, जो बिल्कुल झूठ साबित हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में कुल 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एक शिवसेना, एक राजद और एक सीट टीआरएस के खाते में आ गई है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्य अवधि चुनाव की भविष्यवाणी की है, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयारी शुरू करने को कहा है। आपको बता दें कि शनिवार को पार्टी मुख्यालय सेना भवन में पदाधिकारियों की बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राज्य में 2024 से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। केरल की पिनराई विजयन सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ अपने नवीनतम बचाव में सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकती है। मामले के जानकार अधिकारियों का कहना है कि सरकार का कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श पहले से ही चल रहा था। राज्य सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि राज्यपाल खान के हस्तक्षेप ने कई विश्वविद्यालयों के कामकाज को प्रभावित किया है और प्रमुख विधेयकों पर हस्ताक्षर करने में उनकी देरी ने राज्य में एक प्रशासनिक शून्य पैदा कर दिया है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को शिमला में संकल्प पत्र जारी करते हुए जनता से कई मुफ्त वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार दोबारा हिमाचल प्रदेश में बनने पर गरीब तबके की महिलाओं को देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत सालाना 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। भाजपा ने महिला सशक्तिकरण पर 11 योजनाएं जारी कर महिला वोटरों को साधने का पूरा प्रयास किया है। मुख्यमंत्री शगुन योजना की रकम 31,000 से बढ़ाते हुए 51,000 रुपये करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही 12वीं कक्षा के शीर्ष 5,000 रैंक पाने वाली छात्राओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये भी दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गोला गोकरणनाथ विधानसभा उपचुनाव में सरकार ने लोकतंत्र को पराजित किया है। इस चुनाव में कदम कदम पर धांधली हुई है। मतदाताओं ने 90,000 से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देकर भाजपा को चुनौती दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में लोकतंत्र की मर्यादाएं तार तार हुई हैं। भाजपा ने चुनाव जीत लेने का दावा मतदान का परिणाम आने से पहले किया था। भाजपा के पक्ष में चुनाव में जोर जबरदस्ती वोट बटोरे गए हैं। बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी को बीजेपी से करीबी मुकाबले में हार मिली है। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को महज 1789 वोटों से हराया है। आपको बता दें कि महागठबंधन में शामिल जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के समर्थन के बावजूद आरजेडी उम्मीदवार की हार होने का मुख्य कारण बीजेपी नहीं बल्कि कोई और है। आपको बता दें कि गोपालगंज में आरजेडी की नैया डुबोने वाले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को माना जा रहा है। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी की जीत और आरजेडी की हार के पीछे असदुद्दीन ओवैसी का बदला। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव ने एमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल कर लिया था। जानकारों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज के उपचुनाव में इसका बदला ले लिया है। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज के उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को 12,000 वोट मिले। आपको बता दें कि गोपालगंज सीट पर दिलचस्प मुकाबला हुआ था। ये सीट बीजेपी ने करीब 2,000 वोटों से जीती, मगर यहां आरजेडी के हराने का कारण असदुद्दीन ओवैसी रहे। उनकी पार्टी एमआईएम को 12,000 वोट मिले और बीएसपी को 8,000 वोट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में दोबारा सत्ता में बने रहने के प्रयास में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को 10 गारंटी देने का वादा किया है, जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ स्टार्टअप निधि देने का वादा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे गुजरात चुनाव न लड़ने के लिए ऑफर दिया था। मुझसे कहा गया था कि गुजरात चुनाव मत लड़िए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को छोड़ देंगे।